का सबसे लंबा चलने वाला फेस्टिवल बस्तर दशहरा, जिसे दक्षिण कौशल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में 75 दिनों तक मनाया जाता है। हम में से बहुत से लोगों को ये शायद ज़रूर लगता होगा कि क्यों इस त्यौहार को इतने लंबे समय तक मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मशहूर ये बस्तर दशहरा देखने में तो पहले ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ कोई बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराई में गए हमें महसूस हुआ कि बॉस ये इससे कहीं ज़्यादा है। आज जहाँ लोग आइडियल डेमोक्रेसी, आइडियल स्टेट या आइडियल गवर्नेंस की बात करते हैं, वहीं सैकड़ों सालों से इस आइडियल वे ऑफ गवर्नेंस को ना सिर्फ प्रैक्टिस किया जा रहा है बल्कि इसे धूमधाम से जिया भी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये दुनिया के किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक आदर्श गवर्नेंस जैसा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई बस्तर के यात्रा की और कैसे शुरुआत हुई हमारे इस यात्रा की। बात 15वीं शताब्दी की है, जब बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव जी हुआ करते थे। एक बार जब पुरुषोत्तम देव जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गया, तब वहां के राजा ने पुरुषोत्तम देव जी को लहुरी रथपति की उपाधि से सम्मानित किया और पुरी का आइकॉनिक 16 चक्कों वाला रथ उपहार स्वरूप उन्हें दिया। जब पुरुषोत्तम देव जी यहाँ पहुंचे तब बस्तर की सड़कें इतने विशाल रथ को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उस समय उन्होंने रथ को 2 भागों में विभाजित करवा दिया, एक 12 चक्कों वाला रथ और एक 4 चक्कों वाला रथ। 12 चक्कों वाले रथ को उन्होंने माता दंतेश्वरी को और 4 चक्कों वाले रथ को उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। और तब 1423 से पहली बार बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई, जिसमें विशाल रथ के साथ भव्य यात्रा निकाली जाती है। हरेली अमावस्या के दिन पाट यात्रा से इस त्योहार की शुरुआत होती है। इस काम को करने की जिम्मेदारी बिल्लौरी नाम के गांव के लोगों की होती है, जो कि साल के वृक्ष का तना लेकर जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सिंह द्वार पर आते हैं और वहां पर उस लकड़ी के लट्ठे को पवित्र करने के लिए कुछ रस्में की जाती है। इसमें पनारा जाति के लोगों द्वारा लाए हुए सफेद फूल, केवट द्वारा लाए हुए मछली और सावरा कम्युनिटी द्वारा लाए हुए चने, चावल और बकरे के साथ महुए के फूलों से बने शराब को चढ़ाकर रस्म पूरी की जाती है और लोहार कम्युनिटी द्वारा लाए हुए लोहे के कील को इस पर ठोका जाता है, जो कि बुरी नजर से रक्षा करता है, और इसके बाद ही इसे रथ बनाने के लिए लाया जाता है। डेरी गढ़ाई बीरनपाल गांव के ग्रामवासियों द्वारा जंगलों से साल के पेड़ की 2 शाखों वाली टहनी को लाया जाता है और हल्दी, चंदन, कुमकुम का लेप लगाकर इसे सफेद कपड़ा बांधा जाता है और दोनों के लिए गड्ढा खोदकर अंडा और मोगरी मछली डाली जाती है और फिर उस गड्ढे में इसे खड़ा करके इसे पिलर पे बांधा जाता है और पूजा की रस्म पूरी की जाती है और इसके बाद रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कांचन गुड़ी दशहरे के उत्सव को प्रारंभ करने के लिए कांचन माता और रेला माता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी से अनुमति लेने के लिए पनका जाति की छोटी बच्ची को देवी आती है और राजा और देवी के बीच बच्ची एक माध्यम होती है। राजा माता से औपचारिक अनुमति लेने आते हैं और माता अनुमति स्वरूप उन्हें फूल प्रदान करती है और फिर कांचन माता और रेला माता के आशीर्वाद के साथ उत्सव को आरंभ किया जाता है। क्वार नवरात्रि के दिन मौली माता, कंकालीन माता और दंतेश्वरी माता में नवरात्रि के दिन कलश स्थापित किया जाता है। इतने बड़े उत्सव को सफलता से मनाने के लिए ना सिर्फ देवी देवताओं की पूजा अर्चना और तांत्रिक रस्म की जाती है, बल्कि इसके लिए कड़े तप की भी ज़रूरत होती है, जिसकी जिम्मेदारी हल्बा जनजाति का युवक निभाता है, जिसे जोगी कहा जाता है। जुलूस के साथ मोंगरी मछली और बकरे की बलि देकर इसकी शुरुआत करी जाती है। जोगी क्वार नवरात्रि के पहले दिन तप के लिए गड्ढे में बैठता है और नवरात्रि के अंत तक उन्हें तप में ही बैठे रहना होता है। इस बीच पूरे दिन भर में
वो सिर्फ 1 कप चाय ही पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी खाना पीना उनके लिए निषेध होता है। त्योहार को सफलता से पूरा करने के लिए जोगी 9 दिन के कड़े तप में रहते हैं। तप में बैठने के दूसरे दिन से 7वें दिन तक फूल रथ, जो कि 4 चक्कों वाला रथ होता है, मौली माता के चक्कर लगाता है। इसके बाद 8 चक्कों वाले रथ को चलाया जाता है और छोटे रथ को आराम दिया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन बेल यात्रा मनाई जाती है, जहां पर राजा बारात लेकर सरगीपाल नाम के गांव जाते हैं और फूलों के हार, लाल सिंदूर और लाल साड़ी से बेल वृक्ष का अभिषेक करके इस प्रतीकात्मक विवाह को संपन्न करते हैं। फिर यहाँ से बेल के फूल का एक जोड़ा लेकर उसे अपने महल में स्थापित करते हैं और इस तरह से ये प्रतीकात्मक विवाह ईश्वर और राजा एवं राजा और प्रजा के बीच के संबंध को मजबूत करता है। हमने बचपन से ही बस्तर दशहरे के बारे में सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ का होते हुए भी कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। तो इसकी वजह से हम भी बस्तर दशहरे के बारे में उतना ही जानते थे जितना कि भारत के किसी अन्य राज्य के लोग जानते होंगे। हमने सोचा कि क्यों ना हम दशहरे की छुट्टी को बस्तर में ही मनाएं और हम निकल पड़े बस्तर के लिए। फ्रेंड्स, अष्टमी के दिन हमने प्लान किया कि हम डायरेक्ट दंतेवाड़ा चले जाएं और हम दंतेवाड़ा के लिए निकल पड़े, जो कि जगदलपुर से 90-92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ के तो सारे होटल और जो भी लॉज हैं वो सारे बुकड हैं। हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो काफ़ी टाइम हमने कार में बिताया। सवेरे उठ के मैं ऐसा कुछ कहने वाला था, नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिद्ध है और हम दोनों वैन में रहते हैं। लेकिन आधी रात को एक धर्मशाला खाली होने वाला था, तो फिर उसके खाली होते ही हमने कुछ घंटे उस धर्मशाला में बिताए। धर्मशाला हाइजीनिक नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि आराम करना बहुत ज़रूरी था ताकि हमारा दूसरा दिन बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। मॉर्निंग होते ही हम एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से लोकलाइट के यहाँ चले गए और हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं विकी देवांगन भैया के, जिनके यहाँ पे हमें रुकने का मौका मिला। उनके यहाँ से रेडी होके हम पास में ही दंतेश्वरी मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए निकल पड़े। तो जय माता दी टू ऑल आवर डियर व्यूअर्स। मैं सुशांत आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे चैनल एएस एक्सप्लोर्स में। और अभी हम आए हुए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ दंतेश्वरी के मंदिर। ये दंतेवाड़ा में स्थित है, जो कि जगदलपुर से अराउंड 90-92 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे अभी नवरात्रि का अष्टमी का दिन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ बियॉन्ड दिस पॉइंट कैमरा अलाउड नहीं है, सो यहाँ से हमारा कैमरा ऑफ हो जाएगा। बट स्टिल जो बेस्ट वे पॉसिबल स्टोरीज़ अवेलेबल होंगी यहाँ से वो हम आप तक लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि मंदिर के मैनेजमेंट से हम बात करें और आज यहाँ की जो भी रिचुअल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द। माता दंतेश्वरी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पे माता सती के अंग गिरे थे। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सती के दांत गिरे थे, इस वजह से इसे दंतेश्वरी माता कहा जाता है। ये मंदिर बहुत बड़े प्रांगण में है और काफ़ी सुंदर है। यहाँ आके आपको शायद कुछ डिफरेंट ऑरा फील हो सकता है, क्योंकि मंदिर को अगर आप देखेंगे तो ये सामने देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लकड़ियों से बना हुआ है और प्रिमिटिव और एक अलग तरह की फीलिंग देता है। यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन हमने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से हम अंदर अपना कैमरा लेकर आ सके और हम ये सारे फुटेजेस कैप्चर करने में सफल हो सके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इतना भीड़ होने के बाद भी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, इसके बाद भी यहाँ का मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी अफरा तफरी नहीं, किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट नहीं और किसी प्रकार की गंदगी हमें देखने को नहीं मिली। इतने भीड़ होने के बाद भी काफ़ी आसानी से हमारे दर्शन हो गए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज्ड था। इनफैक्ट जो भारत के अदर धर्म स्थल हैं और जो वहाँ के मैनेजमेंट है, उनको यहाँ से सीखना चाहिए
कि कैसे इतने बड़े क्राउड को इतनी आसानी से, इतनी सफलता से मैनेज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी अफरा तफरी के। तो चलिए अंदर चलते और माता जी के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, इतनी भीड़ में भी बिना किसी दिक्कत के हमने शूटिंग आसानी से कर ली और बियॉन्ड दिस पॉइंट हम आगे नहीं जा सकते। आगे गर्भगृह है और वहाँ पे सिले हुए कपड़े पहन के, स्टिच्ड क्लॉथ पहन के आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसी यहाँ की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माता की डोली सजकर पालकी में सवार होकर दंतेवाड़ा के मंदिर से जगदलपुर के लिए निकलती है। माता इस त्यौहार की, इस उत्सव की चीफ गेस्ट होती है। ये पालकी बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। भव्य शोभा यात्रा के साथ इन्हें यहाँ से जगदलपुर ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे शहर के लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। रास्तों को, सड़कों को साफ किया गया है और पूरे रास्ते फूल बिछाए गए हैं। माता की डोली भी पूरी फूलों से सजी हुई है और रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में माता के स्वागत की तैयारी करी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ से माता की डोली निकल गई है। पूरे रास्ते में ऑन द वे जगह जगह पर लोग उनके स्वागत के लिए रंगोली डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, माता की डोली में माता की छतरी को ले जाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि माता दंतेश्वरी की बहन माता भुवनेश्वरी, जिन्हें मौली माता भी कहा जाता है, वो उत्सव में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए जाती है। दुर्गाष्टमी की रात को निशा यात्रा निकाली जाती है, जहाँ पे मौली मंदिर से प्रोसेशन निकलती है और निशा गुड़ी तक इन्हें ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ मध्य रात्रि वाले रिचुअल्स होते हैं और यहाँ पे सेक्रीफाइस भी किया जाता है, यानी कई बकरों की यहाँ पे बलि दी जाती है और इस तरह से निशा यात्रा पूरी की जाती है। ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इस प्रथा को रोकने की कोशिश करी गई कि बिना बलि दिए हुए प्रोसेशन और जो ये इनके रिचुअल्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई, लेकिन ये भी बताया गया कि बिना सेक्रीफाइस के, बिना बलि दिए हुए रथ का चक्का नहीं हिलता और उस साल भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। फ्रेंड्स, बलि या सेक्रीफाइस दुनिया के किसी भी ट्राइबल कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके कुछ रिलीजियस साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हैं, ऐसा हमने सुना है, बट अभी फ़िलहाल हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो देखने में ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, सो हमने इसको पूरा विटनेस नहीं किया। हम आधे में ही से छोड़कर आ गए थे अपने होटल के लिए। नौवें दिन यानी दशहरे के एक दिन पहले दंतेवाड़ा से आई मौली माता की डोली का स्वागत किया जाता है। राजा द्वारा उनके आने का इंतज़ाम किया जाता है और माता को उत्सव के लिए आमंत्रित किया जाता है। फ्रेंड्स, 9 दिन पूरे होने को हैं और जोगी जी का तप भी पूरा होने को है। अब सेक्रीफाइस करने के बाद जोगी जी अपने तप से उठ सकते हैं और अन्न और जल अब वो ग्रहण कर सकते हैं।
भीतर रहने के दिन बड़े रथ को सैकड़ों लोगों द्वारा खींचकर परिक्रमा पूरी करी जाती है। इस रथ में माता की छत्र और राजा का आसन होता है, जो कि अब राजगुरु को दे दिया गया है। इस परिक्रमा के बाद यहाँ की बहुत फेमस रथ चोरी की रस्म पूरी करी जाती है, जिसमें आधी रात को रथ को चुराकर कुम्भड़ाकोट ले जाया जाता है, जो कि पहले एक जंगल हुआ करता था और कोइटर जनजाति का स्थान है। हमें चोरी की हुई रथ मिल गई है, वो जस्ट सामने में ही है। अभी आपको दिखाते हैं। बाहर रहने यहाँ की एक बहुत ही अनोखी रस्म है। चोरी हुए रथ को लेने के लिए राजा कुम्भड़ाकोट पहुंचकर वहाँ के कम्युनिटी से बात करते हैं और नए फसल का भोग माता में चढ़ाते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि इस रस्म की शुरुआत राजा को अलग क्षेत्र की कम्युनिटी द्वारा अपने क्षेत्र में बुलाने का एक तरीका था, जिसमें राजा वहाँ खुद आएँ और उनकी बातों को सुने, साथ ही उनके घर में बैठकर उनके साथ भोजन करें, और इसके बाद राजा खुशी खुशी अपना रथ वापस ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इतने बड़े रथ को बिना किसी स्टीयरिंग के तरह के घोड़ों से इतने लंबे दूरी पे ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और जो हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। मैंने इसको जो यहाँ से चोरी का रस्म था वो कवर नहीं कर पाया था, वो देख नहीं पाया था, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना डिफ़िकल्ट होगा या इतना मज़ेदार होगा इसको देखना, लेकिन यहाँ पे देख के मज़ा आ रहा है। हम अभी वापस जाने वाले थे, इनफैक्ट जाने वाले हैं, बट स्टिल मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। इस वजह से यहाँ पे स्पेशली रुक के और इस जगह को खोज के मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, और ये लिटरली फ्रेंड्स वर्थ है आप इन चीज़ों को देखना। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है। जैसे ही रथ अपना ट्रैक चेंज करती है, इसको फिर से पीछे की रस्सी से पुल किया जाता है और उसको खींच के फिर से बैकवर्ड करके फिर फॉरवर्ड अपने ट्रैक पे लाया जाता है। मारिया या मुरिया दरबार। इस रस्म में जनजातियों और कबीलों के प्रधान की बैठक राजा और सरकारी अधिकारियों से होती है, जहां पर वो अपनी समस्याओं और सुझावों को लेकर आते हैं और उन पर समाधान के लिए संवाद करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मुरिया दरबार राजा और ट्राइबल्स के बीच में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इसके बाद 19वीं शताब्दी से सरकार और सरकारी अधिकारी भी इसका एक हिस्सा बन गए। तो हम देख सकते हैं कि ये आज के डेट में भी कितना प्रासंगिक नजर आता है। अब उत्सव अपने समापन की तरफ है और सारा आयोजन निर्विघ्न रूप से करने के लिए अब फिर से कांचन माता और रेला माता के पास अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वापस आते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें आभार व्यक्त किया जाता है।
अब 75 दिनों से चल रहा ये उत्सव अपने समापन के कगार पर आ जाता है और बहुत ही भव्य शोभा यात्रा के साथ कुटुंब यात्रा निकाली जाती है। ये राज परिवार से निकलता है और गंगा मुंडा नामक स्थान तक जाता है, जहाँ पर मौली माता को विदाई दी जाती है और इसके बाद अंचल के अन्य स्थानों से आए हुए देवी देवताओं को भी विधि विधान पूर्वक उन्हें विदा किया जाता है। इसके बाद जिया डेरा नामक स्थान से माता दंतेश्वरी की भी विदाई होती है और उन्हें इस आग्रह के साथ विदा किया जाता है कि हे माता, आप अगले साल फिर आइएगा ताकि आप हमें आशीर्वाद दे सकें और हम सफलतापूर्वक दशहरा मना सकें। फ्रेंड्स, जगदलपुर में इस उत्सव के दौरान एक बहुत ही बड़ी हिट हो गई थी हमारे साथ में। तो जाते जाते हम अपना ग्रेटिट्यूड वर्मा आंटी के लिए व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी फैमिली के लिए व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अमेजिंग फैमिली है जिन्होंने हमारे बहुत ही क्राइसिस और इमरजेंसी में हमारी हेल्प करी और उनकी वजह से ही हमारा ये ट्रिप सफल हो पाया। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये वाली स्टोरी हम अलग से लेकर आएँ जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी है। सो हमारा दिल से धन्यवाद वर्मा आंटी के लिए, यदु आंटी के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करी। हमने देखा कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़, ट्राइब्स की अलग अलग जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं और कैसे सब के सब एक समरसता के साथ इस पर्व में शामिल होते हैं और राजा और नागरिक किस तरह से एक परिवार की तरह सारी रस्मों रिवाजों के साथ सामाजिक समस्याओं को मिलकर सुलझाने की ओर आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा ना सिर्फ कोई त्यौहार है बल्कि ये अपने समय के शासन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को दर्शाता है। हमने ये भी देखा कि राजा कैसे अपने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर इस पूरे उत्सव में ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि उसका अभिन्न अंग होते हैं और अपनी सारी प्रजा, सारी कम्युनिटीज़ में जाकर उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं और जिन डायलॉग्स की बात हम आज के समय में करते हैं ये सदियों से उन्हें आदर्श रूप में करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा अगला एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस ना करें जिसमें हम ध्यान लिंक के बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले एक्सपीरियंसेस हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स।